आज हम बात करेंगे क्लास 8th की साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगी और बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो मिलता ही है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को गवाए चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आप अपनी पिछली क्लासेस में भी कवर कर चुके होंगे। और आपको तो ये पता ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है भाई। उनको खाने की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। किसके लिए? एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब उनको क्या करना पड़ता है अपने खाने के लिए? उनको अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है या तो एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अगर हम बात करें, केवल इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो बहुत पॉपुलेशन है, बहुत जनसंख्या है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? जो पूरा फूड होता है ना, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत लार्ज स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर हमको फूड को क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसका प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे और आपके लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस स्लाइड में, आप ये समझिए सबसे पहले कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड। हम अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फूड जो है या तो आप प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, मिल्क, एग्स, मीट एट्सेट्रा। ठीक है, अब जो प्लांट्स होते हैं ये तो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। और जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, है ना। तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको प्लांट्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने को लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड चैप्टर है पूरा, इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर, कृषि होती क्या है? ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं होता है। जो आप गाय, भैंस, बकरी वगैरह पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं और डेयरी फार्मिंग करते हैं ना, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, है ना, फिशरीज़ हो गई, ये जितनी भी चीज़ें करते हैं ये सब एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप कोई गौशाला चला रहे हैं जिसमें आप लोगों को दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं बच्चों? एग्रीकल्चर के अंदर आती है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर में केवल खेती करना नहीं होता है, एनिमल्स रियरिंग भी होता है, एनिमल्स की देखभाल करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? ये प्लांट्स को ग्रो करने की एक प्रैक्टिस और एनिमल्स को रेयर करने की प्रैक्टिस होती है। किसके लिए? फूड के लिए, क्लोथ के लिए, है ना, और अदर पर्पजेस, इजंट इट। तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको दो मेजर पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर वही सारी चीज़ें आ जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन में तो फसल उत्पादन हो गया आपका, आप गेहूं की फसल करिए, मक्के की करिए, बाजरे की करिए, सरसों की करिए, जो भी फसल हो रही है, चावल की, ये सब क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आ गया। और जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें आपका डेयरी फार्मिंग आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करें और उसको कैसे मैनेज करें, इसको जानने से पहले ये समझिए कि व्हाट इज़ अ क्रॉप, फसल होती क्या है। तो ध्यान से देखना, क्रॉप कहते किसको हैं? When plants of the same kind
आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को एक ही जगह में एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। सेम काइंड का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर आप एक बहुत बड़े फील्ड में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें केवल गेहूं के ही प्लांट होने चाहिए, अदर कोई दूसरी क्रॉप नहीं होनी चाहिए उसमें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ प्लांट होना चाहिए आपके पास, जिसको आप एक लार्ज स्केल पे ग्रो करवा रहे हो, कल्टीवेट करवा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एक ही प्लेस पर सेम काइंड होना चाहिए प्लांट का, एक ही जगह होनी चाहिए और लार्ज स्केल होना चाहिए, मतलब बहुत मात्रा में आप उसको उगाने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, व्हीट हो गया, व्हीट क्रॉप हो गया, राइस क्रॉप हो गई, कॉटन हो गया, कॉटन क्रॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो गई। और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, आप देखिए अपने लोकल में आपके चारों तरफ कौन कौन सी खेती की जाती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, ठीक है, कृषि प्रधान देश है हमारा। और आप जानते हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का हमको क्रॉप मिलती है, ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्रॉप्स को जो है ना सीजन्स के बेसिस पर, एनसीईआरटी ने सीजन्स के बेसिस पर इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है, कि जैसे बरसात के टाइम पे कौन सी क्रॉप होती है और ठंडियों के टाइम पे कौन सी क्रॉप होती है। तो बरसात के टाइम पे जो क्रॉप्स होती है उनको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, और ठंडियों में जो क्रॉप्स होती है उनको रबी की क्रॉप्स कहते हैं, रबी की फसल, ठीक है। तो खारिफ की जो फसल होती है इसको जून से जुलाई में हम स्टार्ट कर लेते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जून जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक की जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, खारिफ क्रॉप होती है। मतलब इसको उगाया कब जाता है, जून से जुलाई तक, और काटा हार्वेस्टेड इन सितंबर से अक्टूबर तक इसको काटा जाता है। इसके एग्जांपल हो गया पेडी, पेडी मतलब धान, मेज, कॉटन एंड सोयाबीन। ये सब कौन सी क्रॉप में आ जाते हैं, आपके खारिफ क्रॉप में आ जाते हैं। अंडरस्टूड, ओके। रबी की क्रॉप की अगर हम बात करें, अच्छा, खारिफ क्रॉप जो होती है ना, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो सीज़न है ये रेनी सीज़न होता है, मतलब बरसात का ये टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी आपको प्लांट दिख रहे हैं इनको पानी ठीक मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए बरसात के टाइम पे होते हैं। अब रबी क्रॉप्स की हम बात करें तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल तक ये काटा जाता है। मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई शुरू हो जाती है, हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल एंड सोन इन अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। तो अक्टूबर एंड नवंबर से मार्च एंड अप्रैल तक की जो क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप्स हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, ये सारे रबी क्रॉप में आ जाते हैं, सरसों, मटर, गेहूँ और चने वगैरह, ठीक है। अब हम प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। अभी बेसिक प्रैक्टिसेस होती क्या हैं, देखिए, फसल बोने से पहले और फसल बोने के दौरान और फसल बोने के बाद हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी मेथड्स अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी खेती में, उन सबको एक वर्ड में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोल देते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, टोटल 7 प्रैक्टिसेस हैं ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फसल बोने से पहले पहला प्रैक्टिस जो है हमारा वो क्या है, हम मिट्टी को तैयार करते हैं। भाई मिट्टी तो होती है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो पौधा कहाँ से होगा। तो मिट्टी तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, मिट्टी तो एक तरह से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि क्रॉप जो है वो मिट्टी में ही उगेगा, ठीक है। तो मिट्टी नहीं रहेगी तो हम क्रॉप को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एक एक स्टेप का भी डिटेलिंग करेंगे सबकी। उसके बाद सोइंग मतलब बीजों को बोना। बीजों को बोने के बाद हम क्या करते हैं कि मिट्टी थोड़ा अच्छे से उसमें फर्टिलिटी आ जाए, उसकी उर्वरकता क्षमता जो है वो बढ़े, ठीक है। मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक हो तो उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर लेते हैं, खाद वगैरह। उसके बाद
फसल को पानी भी चाहिए होता है, तो अगला स्टेप है हमारा इरिगेशन, मतलब सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को डालना फसल में, सिंचाई करना, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार उग जाती है फसल के बीच में, घास फूस, उसको हटाना पड़ता है, तो उससे भी फसल को बचाना पड़ता है। तो ये कैसे किया जाता है। उसके बाद जब फसल मैच्योर हो जाती है तो उस मैच्योर फसल को हमें काटना पड़ता है, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और देन लास्ट में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 7 बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। तो सबसे पहला प्रैक्टिस है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना। फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, पहला स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का, एग्जाम में आएगा तो यही इसी तरीके से पॉइंट फिगर में आपको आंसर लिखना है। पॉइंट फिगर में जब आप कोई चीज़ को लिखते हो या याद करते हो तो याद भी जल्दी हो जाती है और वो अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पॉइंट फिगर में आप पूरे पैराग्राफ को तोड़ देते हो, पूरे पॉइंट्स में तोड़ देते हो, तो वो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाता है और आंसर करना भी आसान हो जाता है। इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल, देखो सोइल को लूज करना पड़ता है, थोड़ा ढीला करना पड़ता है। हार्ड सोइल होती है ना, उसको लूज करना पड़ता है और उसको टर्न करना पड़ता है, मतलब ऊपर की सोइल नीचे, नीचे की सोइल ऊपर, इस तरीके से हमें सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्प्स इन मिक्सिंग न्यूट्रिएंट्स एंड अलोइंग रूट्स टू पेनिट्रेट डीपली, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, जब हम इसको लूज़ कर लेंगे और टर्न कर लेंगे अच्छे से, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं, तो वो फसल के लिए अच्छे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, वो सारी चीज़ें हमें पौधे को अच्छे से मिलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, जो रूट को डीपली पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेट मतलब उसको डीपली, उसको घुसाना, डीपली डालना नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब सॉइल जब लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, हम उसको अच्छे से टर्न कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को वैसे क्या बोलते हैं भैया? टिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। टिलिंग, ये याद रखना आप, एनसीईआरटी का वर्ड है। तो अब सॉइल लूजनिंग का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, ये इंक्रीज़ कर लेता है एयर को, किसमें? सोइल को। सोइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो एयर का अंदर जाना बाहर आना ये इससे ये हो जाता है। किससे? सोइल लूजनिंग से। ये वाटर रिटेंशन को एनहांस कर लेता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, ठीक है। मतलब इसमें पानी अच्छे से क्या हो जाता है? अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, और पानी इसमें थोड़ी देर तक क्या कर लेता है? रुक भी जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन आप बोल सकते हैं। ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल टू द टॉप, जो न्यूट्रिएंट रिच सोइल होती है उसको ये ऊपर ले आता है और माइक्रोब्स को अच्छे से ग्रो करवाता है, ठीक है। और माइक्रोब्स को आपको पता होना चाहिए, किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है, क्योंकि हमारी फसल के लिए ठीक होते हैं, ठीक है। अगला, टूल्स ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में अब क्या क्या टूल किए जाते, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या उपकरण होते हैं, यूज किया जाता है। सबसे पहले प्लो, हल जो होता है ना, हल, इसको प्लो बोला जाता है, ठीक है। ये वुडन, लकड़ी और लोहे का बना होता है, और ब्लॉक्स का एक पियर होता है, बैलों का एक जोड़ा होता है जो इसको चलाने में हेल्प करता है, और इसमें आदमी भी लगता है भाई, मैनुअली चलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका होई। होई जो है ये यूज किया जाता है सॉइल को लूज़ करने में, ठीक है, और वीड्स को रिमूव करने में, जो खरपतवार आ जाती है ना बीच में, उसको रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्रिवन मॉडर्न टूल है ये, ठीक है। और ये जो ऊपर के जो टूल्स मैंने बताए, प्लो और हो, ये दोनों आपके ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ये भी आजकल बहुत जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर यूज कल्टीवेटर का ही किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लो को थोड़ा, अगर उसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके पास आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है? ये किस में यूज किया जाता है? टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को लूज और टर्न करने में यूज किया जाता है बिफोर सोइंग, बीजों को बोने से पहले, ताकि बीज डीपली पेनिट्रेट हो सके, ठीक है। किसका बना होता है? वुड या आयरन का बना होता है। फंक्शन क्या होते हैं? सॉइल को लूज करना, वीड्स को रिमूव करना, और जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होता है उसको ऊपर लाना, ताकि ऊपर के जो प्लांट्स हैं उनको मिल सके। ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है?
बैलों का जो जोड़ा होता है उसके द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ये है आपका प्लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर शेप में ये प्लो शेयर है जो मिट्टी को काटने का काम करता है। ये वो हिस्सा है प्लो का जो मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लो शाफ्ट के बीच में एक रॉड आपको दिख रही है लकड़ी की, और उसके बाद आपको ये बीम दिख रहा है जो कि इनके कंधों के ऊपर इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक से स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। उसके बाद आता है हो क्या करता है, ये वीड्स को रिमूव करने में यूज किया जाता है, लूजनिंग सोइल एट द सरफेस, ठीक है। सरफेस में जो सॉइल होती है उसको लूज करने में भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक लॉन्ग हैंडल होता है, एक फ्लैट आयरन ब्लेड होती है, ठीक है, जो मिट्टी को काटने का काम करती है, और हैंडल जिसको पकड़ा जाता है। फंक्शन क्या है, कट्स एंड रिमूव्स वीड्स, वीड्स को कट करना, रिमूव करना। अपर लेयर ऑफ सोइल जो है उसको थोड़ा ढीला करना, लूज करना, ताकि उसमें बीज अच्छे से अंदर जा सके, मिक्स हो सके, उसमें नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऊपर आ सके। और मैनुअली इसको चलाया जाता है किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। और कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए ये ग्रिप है इसकी, ये हैंडल है, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ा जाता है, एक हाथ से ग्रिप पकड़ा जाता है ताकि हाथ से छूट ना जाए, हाथ से ये स्लिप ना हो जाए, इसीलिए ग्रिप बनाई जाती है, रबड़ इत्यादि की बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में रॉड है और एक बेंट प्लेट है या ब्लेड आप बोल सकते हैं, जो मिट्टी को काटने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है ये क्विक एंड एफिशिएंट टिलिंग करता है सोइल की टिलिंग ऑफ सोइल मतलब टर्निंग ऑफ सोइल, ठीक है। इसको हम प्लोइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लोइंग। तो नीचे की मिट्टी ऊपर करना, ऊपर की नीचे करना, ठीक है, ये इसका काम है। अटैच्ड होता है किससे, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पीछे इसको अटैच कर दिया जाता है, ट्रैक्टर को ड्राइवर चलाता है और ये पीछे से मिट्टी को खोदते हुए चलता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो लूज करता है सोइल को बहुत फास्ट, प्लो से बहुत फास्ट ये सोइल को काट के चलता है, ठीक है। और टाइम भी बचाता है भाई। अगर प्लो से आप चलाओगे तो जहाँ पर आप एक खेत को खोदने में आपको 3 घंटे लगेंगे, इसमें आपको 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इतना टाइम ही आपका बचाता है, ठीक। मेहनत बचाता है, टाइम बचाता है। और जो लार्ज फील्ड होते हैं, अगर आपके पास बड़े बड़े खेत हैं तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है क्या, कल्टीवेटर, ठीक है। प्लेन्स में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, जहाँ पर एक खेत रोडों के माध्यम से खेतों में आसानी से चला जाए। पहाड़ों में इसका यूज नहीं हो पाता है क्योंकि खेतों तक रोड नहीं जाती है, तो बिना रोड के चलेगा कैसे, ठीक है। तो ये है आपका कल्टीवेटर, ओके। ये पीछे ये आगे से ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा, और पीछे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये कल्टीवेटर है जो मिट्टी को आगे काटते हुए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, सोइंग, मतलब बीजों को बोना। अब बीजों को बोने का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन सॉइल। सॉइल में ना सीड्स को प्लेस करने की जो प्रोसेस है उसको हम सोइंग बोलते हैं, बीजों को बोना, ठीक है। सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। सीड्स, बीज जो है वो अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, साफ क्लीन होने चाहिए, और बीमारी मुक्त होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग आर इम्पोर्टेंट। जब बीज बोए जाते हैं तो बीजों के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर जगह हो, ताकि जब पेड़ हों, पौधे उनसे अंकुरित हों तो उनके बीच में जगह हो और एक पौधा दूसरे पौधे को डिस्टर्ब न करे आगे बढ़ने से, ठीक है। तो स्पेस मेंटेन होना ज़रूरी है यहाँ पर, और डेप्थ भी प्रॉपर हो, बीज कितना मिट्टी के अंदर जाना चाहिए और कितना नहीं, इसका भी नॉलेज ज़रूरी है, और इन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बीज हेल्दी है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड को कैसे सेलेक्ट करें, सीड को सेलेक्ट करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, इसकी टेस्ट क्वालिटी को वाटर में आप सीड को डाल सकते हैं। इसमें क्या दिखेगा आपको, जो हेल्दी सीड्स होंगे, जो अच्छे बीज होंगे वो डूब जाएंगे पानी में, लेकिन जो डैमेज्ड सीड्स होंगे, जो ख़राब बीज होंगे, वो फ्लॉट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा मेथड है सीड सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद सोइंग मेथड्स।
तो यहाँ पर बीजों को बोने के कुछ मेथड हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं, परंपरागत कुछ विधियाँ हैं जिनका आज के टाइम पे बहुत कम यूज किया जाता है ट्रेडिशनल टूल्स का। फनल लाइक डिवाइस होता है जो कि प्लो से अटैच होता है। इस फनल लाइक डिवाइस में बीजों को भर दिया जाता है, नीचे से ये एक ट्यूब होती है। जैसे जैसे प्लो आगे बढ़ता है ये बीज नीचे खेत में इस तरीके से गिरते रहते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे जो यूज किया जाता है मॉडर्न मेथड वो है आपका सीड ड्रिल। ट्रैक्टर से इसको अटैच कर दिया जाता है और ये क्या करता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल में बीजों को। ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा बीज गिर गए, कहीं पर कम बीज गिर गए। अगर आप मैन्युअली करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप सीड ड्रिल की हेल्प से बीजों को खेतों में डालोगे तो वो बराबर मात्रा में पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीड ड्रिल पर अगर नॉट लिखने के लिए आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, यूज किसके लिए किया जाता है, सीड को बोने के लिए। किस में, सॉइल में, एट द करेक्ट डेप्थ। डेप्थ बिल्कुल सही, बिल्कुल जितनी डेप्थ में सीड जाना चाहिए उतनी ही डेप्थ में ये सीड को पेनिट्रेट करता है। कौन, सीड ड्रिल, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस भी रखता है, दो बीजों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ये भी ये ध्यान रखता है। ट्रैक्टर से अटैच होता है। फंक्शन क्या करता है, ये यूनिफॉर्मली सीड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंश्योर करता है कि जब सीड एक बार मिट्टी में गिर जाए तो उसके बाद ये मिट्टी से उसको कवर भी कर लेता है, क्योंकि जब हम सीड्स को मिट्टी में डालते हैं तो उसके बाद उनको ऊपर से मिट्टी से कवर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कोई पक्षी वगैरह उसको उठाकर खा ना जाए, इसलिए, ठीक है। और रिड्यूस करता है ये, क्या रिड्यूस करता है सीड वेस्टेज को। सीड्स जो है वेस्ट नहीं होती हैं, इसमें सबसे बड़ी बात वेस्ट नहीं होती है। अगर आप मैन्युअली करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। टाइम को बचाता है, मेहनत को बचाता है, ठीक है। ये आपका सीड ड्रिल हो गया, ये आपकी सीड ड्रिल मशीन हो गई, इस तरीके से ये दिखती है, ओके। नेक्स्ट, तीसरा जो स्टेप है बच्चों वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब खाद और जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको डाला जाता है भैया बीज बोने के बाद, ताकि मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जा सके और बीज जल्दी से अंकुरित हो सके और हेल्दी प्लांट्स उग सके, ठीक है। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को ना यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, वो न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से, तो जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे ना, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा, जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू रिप्लेनिश द सॉइल। रिप्लेनिश द सॉइल मीन्स सॉइल में जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, उनकी भरपाई करने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ मैन्योर, अब ये मैन्योर होता क्या है बेटा, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब एक प्राकृतिक चीज़ होती है, ये नहीं कि किसी फैक्ट्री में बनती है, प्राकृतिक। जैसे गाय का गोबर, ये भी एक मैन्योर है जो कि मिट्टी में खाद का काम करता है। कहाँ से मिलता है भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। जैसे साग सब्जियों के छिलके आप मिट्टी में फेंक दो तो वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो मिट्टी को क्या कर देते हैं, एक तरह से मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक। या जो गोबर वगैरह होता है, डंग भैंस का, गाय का, बकरियों का, ये भी इसके लिए सही माना जाता है। तो ये भी मैन्योर है क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव टेक्सचर्स, ठीक है, टेक्सचर। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं भाई, तो फर्टिलाइजर्स भैया केमिकल्स होते हैं, जैसा आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। एग्जांपल यूरिया, यूरिया को डाला जाता है मिट्टी में। NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मीन्स फास्फोरस, K मीन्स पोटाशियम, अमोनियम सल्फेट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मिट्टी में डालने पर मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर NCERT में गिवन है ये टेबल जहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस बताया गया है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं सारे केमिकल्स। मैन्योर जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस होते हैं,
डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, कैटल डंग मतलब जो मवेशी होते, गाय भैंस बकरियां, इनका जो गोबर होता है जब ये सड़ जाता है तो मिट्टी में ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, पैदा करता है। और प्लांट रेजिड्यूज जो होते हैं, ठीक है, जैसे कोई प्लांट की जो पत्तियां वगैरह हो गई, ये भी जब सूख करके डिकम्पोज हो जाती हैं तो ये भी मैन्योर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मिट्टी के लिए और मिट्टी में उगने वाले पौधे के लिए ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इनको फील्ड में प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, फर्टिलाइजर से कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता है सोइल को, और मैन्योर से सोइल को क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वेरी वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, भर भर के होता है इनमें ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। और मैन्योर जो होता है रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फिर भी जो मैन्योर है इसको ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि ये मिट्टी की फर्टिलिटी को धीरे धीरे कम कर सकता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को धीरे धीरे कम कर सकता है। जबकि मैन्योर नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो ये मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, चौथा जो स्टेप आता है आपका वो आता है सिंचाई, मतलब इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है, इरिगेशन का सीधा मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स एक निश्चित और सही अंतराल में पानी डालना फसल तक। मतलब अगर 100 प्लांट्स लगे हुए हैं, 100 पौधे हैं, किसी क्रॉप के 100 पौधे हैं, तो हर पौधे को बराबर मात्रा में एक सही अंतराल में पानी मिलता रहे, ये है आपका रेगुलर इंटरवल्स। तो सप्लाई ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। किसके लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ओके, अगला है आपका इरिगेशन के सोर्सेस। अभी इरिगेशन कहाँ से किया जा सकता है, पानी कहाँ से मिलेगा, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ से हमको पानी मिल सकता है, जिससे हम इरिगेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के कुछ, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। मोट पुलई सिस्टम, चैन पंप, ढेकली, राहत, चैन पंप जिसको चैन से खींचा जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये लो कॉस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए मॉडर्न मेथड का ज़्यादा यूज किया जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ पर 2 मेथड एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा आपका ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम जो है इसको बेस्ट कहा जाता है, बेस्ट माना जाता है इरिगेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है, वहाँ के लिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट नहीं होता, बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्लांट की जड़ तक जाता है, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है इसको हम समझेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप्स लाइक रेनफॉल। इसमें क्रॉप्स तक, फसल तक पानी ऐसे जाता है जैसे बारिश का पानी जा रहा हो, ठीक है। और इसमें रोटेटिंग नोजल्स लगी होती हैं जो घूमती हैं और घूम के चारों तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बेस्ट फॉर अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अनइवन लैंड के लिए बेस्ट माना जाता है इसको। अनइवन लैंड मतलब, अच्छा, अनइवन लैंड में आप ड्रिप सिस्टम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी, जो धरती होती है ना, उसमें जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो अनइवन होती है, मतलब खुरदुरी होती है, कहीं पे ऊंची होगी, है ना, कहीं पे अप, कहीं पे डाउन, कहीं पे अप, कहीं पे डाउन, तो पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं हो पाएगा ना, खुरदुरी ज़मीन होती है पूरी, तो उसको अनइवन लैंड कहते हैं। तो यहाँ के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम ही सही है। सेव्स वाटर एंड एंश्योर यूनिफॉर्म इरिगेशन, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम को समझिए ज़रा, इसमें ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रोटेटिंग नोजल्स लगी होती हैं, और ये एक ऐसे इरिगेशन कंपोनेंट होते हैं जो पानी को ये पानी को एक या अधिक घूमते हुए स्ट्रीम्स में स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम्स में क्या करते हैं, चारों तरफ पानी को
स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं, ठीक है, घूमते हुए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रोटेटिंग नोजल्स कहा जाता है। इनका डिज़ाइन इस तरह से होता है या इस तरीके से किया जाता है कि ये पानी को धीरे धीरे और बराबर मात्रा में इक्वली क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, और इससे वाटर की क्या होती है, बचत होती है। इससे वाटर की क्या होती है, बचत होती है। तो इसमें रोटेटिंग नोजल्स लगी होती हैं जो पानी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है जैसे रेनफॉल हो रहा हो, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके भैया पानी जाता है फसलों के जड़ तक, डायरेक्टली जाता है एट द रूट्स थ्रू नैरो पाइप्स, नैरो पाइप्स लगे होते हैं, वेरी एफिशिएंट इन वाटर यूज़, नो वेस्टेज, इसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता है पानी, बेस्ट फॉर वाटर स्कैर्स रीजन्स, जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ के लिए ये ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ये है जी आपका ड्रिप सिस्टम, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है और इस तरीके से धीरे धीरे सारी फसलों में जा रहा है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको भी। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। भाई खरपतवार से बचाना पड़ेगा पेड़ पौधों को, ठीक है। जब फसल होती है तो फसल के बीच में बहुत घास फूस उग जाती है जो फसल को आगे बढ़ने से, ग्रो करने से रोकती हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है वीडिंग। वीडिंग किसको बोलते हैं, रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ये अनचाहे प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। क्रॉप प्लांट जो होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनके साथ ये उगने लगते हैं और ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, बिना चाहे उगने लगते हैं ये, ठीक है। तो इनको उखाड़ के बाहर फेंकना जरूरी होता है क्योंकि ये फसल को आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, कंपीट करती हैं जी, इनका कंपटीशन क्या है, ये कंपीट करती हैं जो मेन क्रॉप है उसके साथ। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करेंगी, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, जगह के लिए कॉम्पीट करेंगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट दे रिड्यूस द ग्रोथ। अगर हम इनको टाइम पे हटाएंगे नहीं तो ये जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ को और उसकी यील्ड को क्या कर देंगी, उसको रिड्यूस कर देंगी, रिड्यूस कर देंगे उसकी ग्रोथ को। मतलब जैसी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ प्लांट को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वीडिंग बहुत ज़रूरी है। वीडिंग मतलब रिमूविंग ऑफ वीड्स, खरपतवार को हटाना। मेथड्स क्या हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के, तो इसके लिए केमिकल्स आते हैं बहुत सारे, वीडिंग आती है, मैनुअल वीडिंग की जाती है खुरपी की मदद से, है ना, या कई लोग तो हाथों से ही इसको हटाने का काम करते हैं। वैसे खुरपी होती है, कुदाल, उससे उसकी मदद से इसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए वीडिसाइड्स आ गए हैं। वीडिसाइड्स मतलब वीड को मारने वाले जो केमिकल्स हैं वो होता है, जैसे 2,4-D। अच्छा, इसको 2,4-D क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका, डाइक्लोरो, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ, फिनॉक्सी एसिटिक, पूरा एक ही वर्ड है ये, ठीक है। ये होता है 2,4-D का मतलब, ये केमिकल होता है, वीडिसाइड होता है, और वीड्स को किल करने के लिए इसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो अपने माउथ पे हमको क्या करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केमिकल होता है, डेंजरस हो सकता है। और हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। यूज ओनली व्हेन नेसेसरी टू अवॉइड हार्म टू यूजफुल प्लांट्स, तभी इसका यूज करें जब ये हो रहे हों और जब ये यूजफुल प्लांट को कोई हार्म पहुंचा रहे हो तभी इसका यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ओके, तो ये प्रिकॉशंस थे। उसके बाद आता है आप 6th आपका प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो है हार्वेस्टिंग। अब जो क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी है भाई, पक चुकी है। अब उस पकी हुई फसल को काटने की प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मेथड मैनुअल, या तो मैनुअल सिकल, दरांती होती है ना, उसकी मदद से काटा जाता है, या मशीन, उस मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर की मदद से इसको काटा जाता है, ठीक है। अब ये हार्वेस्ट हो गई है। अब हार्वेस्टेड क्रॉप को क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़,
उसके बाद क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद की एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी तो थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, जो अनाज होता है ना, ग्रेन्स या जो दाने होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है स्टॉक से क्या किया जाता है, जो डंठल होते हैं ना, उसकी जो घास होती है, उससे उस अनाज को अलग करना। उसके बाद जो भूसा होता है, उस भूसे से, उस चाप से ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस है विनोइंग। इसको विंड की हेल्प से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आजकल तो मशीनें हैं, उनकी हेल्प से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ठीक, अगला है आपका स्टोरेज। स्टोर कर देते हैं फसल को, जो क्रॉप्स होती हैं। ग्रेन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। जो ग्रेन्स होती हैं, अनाज होता है, उनको नमी से बचाना चाहिए, इंसेक्ट से बचाना चाहिए, चूहों से बचाना चाहिए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना चाहिए। अच्छा, जो जूट के बैग्स होते हैं उनमें इसको स्टोर किया जाता है। जो मेटेलिक बिन्स होती हैं उनमें इनको स्टोर किया जाता है। ग्रेनरीज में इनको स्टोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके स्टोरेज में। तो स्टोरेज में क्या ध्यान रखना है, बीजों को सुखाने के बाद ही हमें उनको स्टोर करना चाहिए, ताकि उन पर कोई फफूंदी न लग जाए, कोई फंगस न लग जाए, कोई इंसेक्ट न लग जाए, या चूहे उनको खा न जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, अब स्टोरेज इन लार्ज स्केल में हमें इसको स्टोर करना होता है FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कि स्टोर करता है फूड ग्रेन्स को इन गवर्नमेंट गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पर ये स्टोर करता है। और यहाँ पर जो ये क्रॉप होती है, जो ग्रेन्स होती हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है। नीम की पत्तियों को सुखाया जाता है, ठीक है, और उनको इन बीजों के साथ मिलाया जाता है, ताकि ये बीज स्पॉइल होने से, डैमेज होने से क्या हो सके, बच सके। इनके प्रिवेंशन में ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, ये आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्लाइड है आपकी, जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया एग्रीकल्चर का मतलब केवल फसल उगाना नहीं होता है, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, है ना, और दुग्ध पालन, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स का पालन पोषण करना फॉर फूड, खाने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, जैसे हम गाय भैंस पालते हैं दूध के लिए, दूध से हमें पनीर मिलती है, दही मिलती है, छाछ मिलती है, तो ये सब मिल्क प्रोडक्ट हो गए। ये आता है डेयरी फार्मिंग में। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्पल हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी पालन हो गया, और बतख वगैरह पालते हैं लोग। ठीक है, और फिशरीज़ में मछलियों का पालना, एक बड़ा टैंक होता है या पॉन्ड्स होते हैं, जिसमें मछलियों को क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, और उससे एक लार्ज स्केल पर व्यापार भी किया जाता है। तो ये है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका ख़त्म। आई होप यहाँ से आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। प्रॉपर नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।